पाकिस्तान अपनी फितरत से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर से उसने अफगानिस्तान में क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की है। ये झड़प इतनी जबरदस्त थी कि दोनों तरफ से कैजुअलिटीज जो है बेहद ज्यादा हुई हैं। तालिबान की बात करें तो तालिबान के 25 लड़ाके मारे गए हैं, जबकि पाकिस्तान के 50 सैनिकों की इस झड़प में मौत हुई है। तनाव एक बार फिर से पूरे उफान पर है और हालात कुछ कुछ ऐसे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि लगता है कि आमने सामने की जंग फिर से छिड़ सकती है। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम हो कब रहा है, इसकी टाइमिंग पर थोड़ा सा गौर कीजिए। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में इस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं। इनके बीच शांति वार्ता चल रही है और पूरी तरीके से युद्ध विराम को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। इस बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर से ऐसी हरकत की जिससे तालिबान भड़क उठा है। आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है? इस पूरे मसले पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है नाजिया इलाही खान। परिचय इनका पूरा नहीं दूंगा क्योंकि पाकिस्तान के चैनलों पर ये खूब छाई रहती हैं। इसके अलावा ईरानी मीडिया में भी इनके खूब चर्चे रहे हैं। इस मुद्दे पर बातचीत के लिए इनसे बेहतर विशेषज्ञ कोई हो नहीं सकता। नाजिया जी, स्वागत है आपका। वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। राम जी आपको भी और आपके सभी व्यूअर्स को। शुक्रिया। नाजिया जी, पूरा जो घटनाक्रम है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जो चल रहा है, इससे आप किन नजरों से देखती हैं? मुझे लगता है कि पाकिस्तान बेवकूफ़ी कर रहा है। पाकिस्तान, हम सबको पता है, बल्कि पूरी दुनिया को पता है कि पगलिस्तानी पाकिस्तान, जाहिलिस्तानी पाकिस्तान, जो अपने जज्बाए कौम की वजह से और उम्मा और फी सबीलिल्लाह होने का जब उसने बूता ठोका है और जब उसने दावा लिया है, बदले में सिर्फ हार मिली है, इसके अलावा कुछ नहीं मिला है। आप सोचिए कि भीख मांगा था उसने तालिबान से 16 अक्टूबर 2025 को कि सीज़ फायर कर दो, और तालिबान ने उसकी बात सुनी कि हाँ ठीक है, और दोनों में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई और सीज़ फायर हुआ। लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा कि ये जो क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंट जो हो रहा है, मिलिटेंसी जो हो रही है, उसको स्टॉप करो। अब तालिबान का कहना है कि भाई वो मैं नहीं कर रहा हूँ, जो कर रहा है तो अपने मुल्ला मुनीर को भेजो, तो मुल्ला मुनीर को भेजो और भेज करके तुम पता करो कि कौन कर रहा है। उसके बाद ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि बातचीत अगर फेल हो जाती है तालिबान से ऑन टेबल बात करते वक्त, तो हम वॉर पे जाएंगे। तो अब तो फेल हो चुकी, ये तो पूरे विश्व को पता चल चुका है, गूगल पे ट्रेंड कर रहा है कि भाई फेल हो चुका है। और अब जो ये ऑल आउट वॉर जो ख्वाजा आसिफ ने कहा था, अब ये जानने की कोशिश हमें करनी है कि ऑल आउट वॉर की क्षमता और स्टेबिलिटी और कैपेसिटी और कैपेबिलिटी क्या पाकिस्तान में है, क्या पाकिस्तान को है? तो नहीं है ना, कैसे करोगे? देखिए, बहुत बहुत नॉर्मल सी बात है कि तालिबान वो है जिसने घुटने के बल पर अमेरिका की फौज को करवा दिया था। गोरिल्ला अंदाज में जंग लड़ने का जो स्ट्रैटेजिकली तरीका अफगान तालिबान को पता है, वो अंदाज से तो अमेरिका हारा था। तो ये गोरिल्ला अंदाज जो तालिबान का है, इससे तो पाकिस्तान बोलने से ही हार जाएगा। अगर हम 2022 के डिटेल को उठाते हैं और उस वक्त के रिसर्च को उठाते हैं, तो उस वक्त सोफिस्टिकेट गैजेट्स और इक्विपमेंट यूज करने का हुनर जो है वो तालिबान में नहीं था। लेकिन 2025 का और 24 का जब हम डेटा उठाते हैं और डिटेल्स उठाते हैं, तो सोफिस्टिकेट गैजेट्स और इक्विपमेंट्स जो हैं और डिफेंस के जो जितने भी अस्त्र और चीजें हैं, वो तालिबान आराम से यूज करता है। और उसने अपने मिलिटेंट को, अपने मिलिट्री को, अपने डिफेंस के सारे ऑफिसर को उसने सिखाया भी है। तो आप सोचो कि एक व्यक्ति जिसको पैसे की कमी नहीं है, एक देश जिसको गुरिल्ला अंदाज पता है, एक देश जिसकी मिलिट्री इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कई मुल्कों से उसके सूझबूझ, उसके विचार और उसके एक्विंटेंस रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं तालिबान के। तो ऐसे में पाकिस्तान का हारना तय है। जी बिल्कुल। यहाँ पर जिस तरह से जो है गतिरोध इस समय दिखाई दे रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, ये कहीं ना कहीं बेहद गंभीर मोड़ पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और जो बात अभी आपने यहाँ पर छेड़ी की, जो पाकिस्तान को इस बात का एहसास भी है कि वो पंगा आखिर ले किससे रहा है। सामने तालिबान है जो बहुत लंबी लड़ाई लड़ चुका है अमेरिका के साथ भी। आखिरकार अंजाम ये हुआ था कि अमेरिका को 2021 में अफगानिस्तान की धरती छोड़ करके वापस लौट जाना पड़ा था। ये वो अफगानी लड़ाके हैं
जो गोरिल्ला वार में माहिर हैं, छोटी छोटी टुकड़ियों में आते हैं, अचानक बड़ा हमला करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। पाकिस्तान भी जो है अफगानिस्तान के रेगिस्तान में इनको ढूंढता रह जाता था, लेकिन पता नहीं चलता था कि बम बरसाएं तो बरसाएं कहां पर। अब ऐसा नहीं है नाजिया जी कि पाकिस्तान ये सब जानता नहीं होगा, लेकिन ये सब जानते बूझते हुए भी वो तालिबान को बार बार प्रोवोक कर रहा है कि वो अशांत बना रहे, वहां पर अशांति लगातार बनी रहे। इसके पीछे किस तरह की वजह देखती हैं आप? देखिए राम जी, सबसे पहले मैं ये क्लियर करूं कि पाकिस्तान को बहुत अच्छे से पता है कि इकोनॉमिकल कंडीशन पाकिस्तान की रुइन नहीं, डेवस्टेट है। दूसरा, पाकिस्तान को बहुत अच्छे से पता है कि पाकिस्तान बहुत जल्द 4 टुकड़ों में, चीथड़ों में फटने वाला है और बँटने वाला है। तीसरा, पाकिस्तान को बहुत अच्छे से पता है कि जीडीपी नहीं संभल पा रहा है। चौथा, पाकिस्तान को बहुत अच्छे से पता है कि 79 ट्रिलियन बैड डेब्ट पर चल रहा है। पाँचवा, पाकिस्तान को बहुत अच्छे से पता है कि आधा से ज़्यादा पाकिस्तान मॉर्टगेज में जा चुका है। छठा, पाकिस्तान को बहुत अच्छे से पता है कि जिस क्रिप्टो डूइन का लेन-देन और क्रिप्टो डूइन के माध्यम से जो पाकिस्तान अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को थोड़ा बहुत बचाता था, अभी चाइना से उसके संपर्क अच्छे नहीं हैं। और अभी 10 मिनट पहले की खबर है कि चाइना का जो जीडीपी है वो भारत से भी नीचे आ चुका है। अभी 10 मिनट पहले की खबर है, 4.48 पर आ चुका है और हम 6.6 पर हैं। तो अब आप सोचिए कि चाइना अपने आप को संभालेगा या चाइना पाकिस्तान को संभालेगा। 2025 के स्टार्टिंग में मार्च और अप्रैल में खबर आई थी चाइना से कि चाइना गोल्ड इकट्ठा कर रहा है। अब आप सोचिए कि कोई देश अगर गोल्ड इकट्ठा करे तो इसका मतलब ये हो जाता है कि उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा बद से बदतर हो रही है और उसके देश में एम्प्लॉयमेंट खत्म हो रहा है, तभी वो देश गोल्ड इकट्ठा करता है। तो चाइना अभी मदद नहीं करेगा। अब आप सोचिए कि ऑल आउट वॉर जो ख्वाजा आसिफ इतनी लंबी-लंबी फी सबीलिल्लाह वाली और जज़्बा कौम वाली जो बात कर रहा है, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेने से अफ़गान को वो तालिबान को हरा नहीं सकता है। मैं एक और इम्पोर्टेंट बात कहूँगी कि ये जो तालिबान लड़ रहा है, ये सिर्फ़ एक सिंपल वॉर नहीं है, नहीं है। ये वॉर एक पर्सनल वेंडेटा है, ये वॉर एक इस्लामिक वेंडेटा है, ये वॉर तालिबान की बहू बेटियों की इज्जत का बदला है, ये वॉर कई मासूम तालिबानी और अफगानी बच्चों के मासूम मौत का बदला है और साथ-साथ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी इगोइस्टिक चीज़ों को दर्शाने और पूरी दुनिया को बताने का बदला है। तो अफगान पीछे नहीं हटेगा। आपने स्टार्टिंग में तुर्क और इस्तांबुल की बात कही थी, तो 24 घंटे पहले की खबर है ना कि इस्तांबुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा कि भाई मुझे बेइज्जत मत करो। पाकिस्तान से यही तो कहा कि हम ये सब बेइज्जती नहीं सहेंगे, इट्स बेटर कि तुम इसको सॉर्ट करने की कोशिश करो। और ये बात तो गूगल में बिल्कुल चल रहा है, कोई भी गूगल खोले तो चल रहा है। तो इस्तांबुल और तुर्क भी पाकिस्तान की इस पगलिस्तानी डिसीजन पर बिल्कुल भी समर्थन में आकर के खड़ा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात है राम जी, अभी मुझे अचानक से याद आया कि एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर का डर अभी भी पाकिस्तानियों के दिल में है, अभी भी है। चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, चाहे वो डिबेट हो और चाहे वो बॉर्डर हो, अभी भी डर जो है वो कलेजे में भरा पड़ा है पाकिस्तान के। अब दूसरी तरफ वो अफगान तालिबान से लड़ रहा है और तीसरी तरफ पैसे के लोभ और लालच में जाकर के वो अरब में, यूएई में जाकर के एक ट्रीटी साइन कर रहा है कि वो अरब को सोल्जर्स देगा। कहाँ से देगा? हम, आपको भी याद होगा और मैं तो बहुत सारे डिबेट्स में बैठी हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में यही ख्वाजा आसिफ ने अपने पाकिस्तान के पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि पाकिस्तान की सेना अगर खत्म हो जाएगी तो हम मदरसे के बच्चों को बॉर्डर पर उतारेंगे और वो फी सबीलिल्लाह के नाम पर जिहाद करेंगे और भारत के काफिरों को मारेंगे। ये ख्वाजा आसिफ ने कहा तो ऑन रिकॉर्ड है। तो इनके पास तो मदरसे के बच्चे, इनकी तो सेना भी सही से नहीं है और मुल्ला मुनीर तो मरियम नवाज के दुपट्टे में छुपा रहता है, उसकी प्रशंसा के चक्कर में छुपा रहता है, दोनों में चू 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 टू 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 हो रहा है प्यार मोहब्बत का। तो मुल्ला मुनीर को तो समय है नहीं। तो आखिर ये इतनी सारी जो ऑल आउट वॉर का जो ये यलगार कर रहा है, तो ये जीतेगा कैसे और अरब को ये सोल्जर्स देगा कैसे? तो मुझे ऐसा लगता है कि चारों खाने चित होने वाला है।
और पाकिस्तान कब्रिस्तान में कन्वर्ट होने वाला है विद इन अ ईयर। आप लिख लीजिए मेरी इस बात को कि 1 साल के अंदर हो सकता है कि 2026 के अक्टूबर के एंड में मैं और आप बैठे और हम दोनों तालियां बजाएं और एक दूसरे को मुबारकबाद दें कि पाकिस्तान नाम का कोई देश अब मैप पर बचा नहीं है। और जाहिर है जी ना कि जो पहले नहीं था वो दोबारा ना रहे, तो इसमें इतनी शॉकिंग भी तो कोई बात नहीं हो सकती है। बिल्कुल। आपने यहाँ पर जो है नाम लिया ख्वाजा आसिफ का। ख्वाजा आसिफ का जो है एक स्टेटमेंट आया था थोड़ी देर पहले। उन्होंने कहा था कि अगर इस्तांबुल की वार्ता विफल रहती है तो अफगानिस्तान तैयार हो जाए, क्योंकि हम आ रहे हैं तुम्हारे ऊपर जो है बहुत बड़ा हमला करने के लिए। सीधी वार्निंग थी कि हम आप पर अटैक कर देंगे। ये धमकी तो दे दी उन्होंने, इस पर एक्शन तो अब तक हुआ नहीं, क्योंकि इस्तांबुल की वार्ता तो करीब करीब दिख ही रहा है कि विफल हो चुकी है। राम जी, मैं ऑपरेशन सिंदूर के ड्यूरेशन में जब मैं एक इंटरनेशनल न्यूज में बैठी थी तो ख्वाजा आसिफ बैठे हुए थे साथ में। मैं क्योंकि हमारी सभ्यता है इज्जत देना बड़ों को, तो मैं उस सभ्यता में ही उसको आप करके बात कर रही हूँ। तो मैंने उससे कहा था उस वक्त कि आपने हमारे कितने जेट गिराए और कितनी चीजें बर्बाद की हैं, उसका कोई एक गैजेट या कोई एक मेमोरेंडम या कोई एक प्रूफ दिखा दीजिए। तो ख्वाजा आसिफ इंडिविजुअली भी बोला और मेरे साथ उस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के डिबेट पर भी बोला कि वो तो मैंने भी रील्स में देखा था, वो तो मैंने भी टिकटॉक पे देखा था। तो आप सोचिए कि इतने बड़े जिम्मेदाराना पद पर बैठ करके, इतने बड़े चेयर पर बैठ करके ख्वाजा आसिफ इतनी दकियानू से और टिकटॉक के बारे में बात करता है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठ करके, तो उसकी ये गीदड़ भपकी और उसकी ये हवाबाजी क्या तालिबान एक्सेप्ट करेगा? और क्या ख्वाजा आसिफ को और पूरे पाकिस्तान को और मुल्ला मुनीर को ये बात अच्छे से नहीं पता है कि ये दो ला इलाहा वाले हैं और दोनों में जज्बा पूरा बराबर का है, पूरा बराबर का दोनों में जज्बा है। तालिबान ने जो तैयारियां की होंगी वो पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता है, सोच भी नहीं सकता है। जिस हमाम में नहाने की कोशिश पाकिस्तान अभी कर रहा है, उस हमाम में नहा धो करके गंदा कर करके अफगान को तालिबान बना करके वो बैठ चुका है और अमेरिका के लोगों को घुटने के बल गिरा करके और भगा करके अपनी छाती चौड़ी कर चुका है। तो तालिबान को ये गीदड़ भपकियों से कोई खतरा नहीं है। अच्छा, ये जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है खासतौर से साउथ एशिया का, थोड़ा सा यहाँ पर गौर कर लेते हैं। दर्शक भी इस चीज को बारीकी से देख ही रहे होंगे कि पाकिस्तान है बीच में, एक तरफ है अफगानिस्तान जिसके साथ में उसका झगड़ा चल रहा है, एक तरफ है हिंदुस्तान जिससे ऑपरेशन सिंदूर में कुछ महीने पहले मार खा चुका है, ऊपर है चाइना जिसके साथ में उसके डिस्प्यूट अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं अब अमेरिका की जाके गोद में बैठ रहे हैं। दूसरी तरफ है रशिया। रशिया यहाँ पर बड़ा ही दिलचस्प है क्योंकि रशिया ने जो है अफगानिस्तान को उसकी एयर जो सिस्टम जो है उसको अपना जो है एयर शील्ड अभी प्रोवाइड करवा दी है ताकि उसकी जो एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो एक तरीके से देखा जाए तो पाकिस्तान तो चौतरफा घिरता ही जा रहा है। तो ऐसे में जब पाकिस्तान भी सारी गतिविधियों को देख रहा है, परख रहा है, तो फिर उसमें ये हौसला कहाँ से आ रहा है कि भाई अब वापस जो है पाकिस्तान जो तालिबान जो है उनसे पंगा लिया जाए? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि बायलैटरल और ट्रीटी के रिलेशन को देखा जाए और मुस्लिम मुल्कों के साथ इंक्लूडिंग भारत भारत को लेकर के अगर अच्छे रिश्ते, सूझबूझ के रिश्ते अगर देखे जाए तो तालिबान के पास बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो रशिया ऐसे ऐसे सिचुएशन पर रशिया अगर हेल्प कर रहा है तो कोई ठीक नहीं है, कल को खबर आ जाएगी कि इजराइल भी हेल्प कर रहा है तालिबान को, कोई ठीक नहीं है, बिल्कुल खबर आ जाएगी। और बेंजामिन नेतन्याहू खुल करके तालिबान का हेल्प करेंगे क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू को भी बहुत टारगेट किया है पाकिस्तान ने जब इजराइल और फिलिस्तीन और हमास का वो सिचुएशन चल रहा था। आप सोचिए मुस्लिम ब्रदरहुड, आप मुस्लिम ब्रदरहुड का इनका कनेक्शन दिखाई देता है जब यहूदी और मुसलमान में लड़ाई होती है, जब भारत में हिंदू और मुसलमान में कुछ भी चुटपुस भी कुछ देखा जाता है। और अभी देखिए लाइलाहा वाले को काट छील रहे हैं। अब आती है दूसरी बात कि पाकिस्तान के अंदर जो जज्बा है वो सिर्फ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु का है, बस। इसके अलावा कोई नहीं, कुछ नहीं है उसके पास। ये पाकिस्तान
को भी पता है, और भीख से ऑल आउट वॉर नहीं जीता जाता है। विसल डॉग बन करके, डोनाल्ड ट्रंप का तलवा चाट करके, डोनाल्ड ट्रंप के बगल में बैठ करके कुत्ते की तरह उसका खाना चाटने से कोई वॉर नहीं जीता जा सकता है। और भीख पर अगर पाकिस्तान को लगता है कि वो तालिबान को मजा चखा देगा, तो वो पगलिस्तानी है। और इस्लाम नकल का काम है, अकल का काम नहीं है, तो वो नकल कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा कि इसको खत्म करो और शांति लेकर के आओ, तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पर्सनल चीजें हैं ना, उसकी अपनी पर्सनल एडवांटेज है ना कि उसको वर्ल्ड पीस अवार्ड चाहिए, इसलिए वो सारे वॉर में कूदने की कोशिश करता है, पर हाथ में उसके सिर्फ बेइज्जती आती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है। तीसरी बात कि जिस लियाकत अली जिन्ना के लिखे हुए 1934 के 7 अक्टूबर के इम्प्लीमेंट किए हुए शरिया पर पाकिस्तान चलता है, वो शरिया ये बात दर्शाता है कि 620 एडी से लेकर के 2025 तक मुसलमान सिर्फ जंग लड़ना जानते हैं, लेकिन उसको जीतना नहीं जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को राम जी अगर हम जोड़ लेते हैं तो हमने 4 जंगें हराई हैं पाकिस्तान को, लेकिन आज भी झूठ बोलता है कैमरा के सामने बैठ करके, अपने देश के भीतर बैठ करके, और अपने बच्चों को एकेडमिक की बुक में भी झूठ ही पढ़ाता है कि हमने भारत को हराया था, हमने भारत बिल्कुल। को हराया था। तो आप सोचिए कि मुंह पे अल्लाह अल्लाह और जुबान पर सिर्फ झूठ, सिर्फ और सिर्फ झूठ। तो जो व्यक्ति, जो देश के लोग खड़े होकर के साफ सुथरा झूठ बोलते हैं, उनके भीतर में क्या ही हिम्मत होगी जो झूठ का सहारा लेते हैं अपने अस्तित्व को और अपनी इज्जत को बचाने के लिए। उनका कोई अस्तित्व नहीं है, और ये बात ओआईसी को पता है, ये बात यूएन को पता है, ये बात इंटरनेशनल कोर्ट को पता है, ये बात बायलैटरल रिलेशन के उस टेबल को पता है जो टेबल बैठ करके इतने बड़े बड़े ट्रीटी के और बायलैटरल के रिलेशन करते हैं, उनको भी पता है। नाज़िर जी, एक बड़ा ही दिलचस्प घटनाक्रम और यहाँ पर दिखाई दिया जब सलमान खान अचानक खड़े हुए। सलमान खान ने जो ये कह दिया कि जो बलूचिस्तान इलाका है पाकिस्तान का, वो दरअसल पाकिस्तान का है ही नहीं, इस तरह का स्टेटमेंट दिया। और इसके बाद फिर अचानक से जो है तालिबान के एक शीर्ष चेहरे ने एक और स्टेटमेंट ये दिया है कि उन्होंने जो है माधुरी दीक्षित को, सलमान खान को, रजनीकांत को जो है एक तरफा ये घोषित कर दिया कि वो तालिबान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये क्या हो रहा है? बॉलीवुड कनेक्शन कहां से बीच में आ गया? नहीं, देखिए होता क्या है, आपको पता है कि मैं बॉलीवुड से बहुत नाराज रहती हूँ, क्योंकि उनकी अभद्र और अश्लील कपड़े और रिवीलिंग चीजों की वजह से हमारे देश की बेटियां, और लव जिहाद के हरकतों की वजह से हमारे देश की बेटियां बिगड़ रही हैं। लेकिन ये हमारा डोमेस्टिक आर्ग्यूमेंट है, ये हमारा डोमेस्टिक कन्फ्रंटेशन है। लेकिन जब बात जियोपॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि 60 की उम्र में सलमान खान सठियाया बिल्कुल नहीं है, और उसने बहुत अच्छी बात कही है कि ब्लोच अलग है। और उसने दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि हिंदी सिनेमा में जो फिल्में बनती हैं, या तमिल सिनेमा जो फिल्में बनती हैं, या तेलुगु में जो फिल्में बनती हैं, अगर वो सऊदी अरबिया में, वो अरब में, वो ब्लोच में लगाया जाए तो वो करोड़ों का बिजनेस करेंगी। और ये बात बिल्कुल सही है। अब देखिए, एक डिटेल है, 1901 से अगर हम चाहते हैं तो ब्लोच पर इतना ज्यादा अत्याचार होने के बावजूद भी, जो पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की मिलिट्री ने किया है, फिर भी अगर 2023 का डिटेल हम निकालते हैं तो पॉपुलेशन बढ़ा है ब्लोच में। और इस बढ़े हुए पॉपुलेशन में पश्तून बोला जा रहा है, उर्दू बोली जा रही है, पर्शिया बोला जा रहा है, ब्लोच भाषा बोली जा रही है, अफगानी भाषा बोली जा रही है, और लेकिन हिंदी और संस्कृत भाषा नहीं है। तो अगर हमारे बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस वहां पर जाते हैं और वहां पर भी हमारी हिंदी सिनेमा की फिल्में लगती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे भारत देश की संस्कृत और संस्कार और हिंदी और हिंदुत्व भी वहां पर पहुंचेगा। इस बात से कोई दो राय नहीं है कि फिल्मों के अंदर भले ही दीपिका भगवा चड्डी पहन ले, पर हमारे फिल्मों की शुरुआत जो होती है वो जना गण मन से होती है, और जना गण मन के बाद में एक मंत्र श्लोक पढ़े जाते हैं, उसके बाद फिल्म की रील दिखाई जाती है और उसकी शुरुआत की जाती है। तो कम से कम जना गण मन तो वहां पर लोग उठेंगे ब्लोच में। वो सारे ब्लोची जो ब्लोच के लोग हैं, वो सारे जो पश्तूनी लोग हैं, वो सारे जो अफगानी लोग हैं, वो उठ करके खड़े तो होंगे जना गण मन पे। तो मेरे लिए अगर जियोपॉलिटिकल तरीके से मैं देखूं तो ये बहुत खूबसूरत इनिशिएट है जो सलमान खान ने पहली बार अच्छी खूबसूरत बात कही है। और मैं भी पर्सनली ये चाहती हूं कि ब्लोच इमीडिएट अलग हो जाए। द सेकेंड थिंग इज कि देखिए, पाकिस्तान ने यहां पर भी बेवकूफी कर दी।
इस मुद्दे पर पाकिस्तान को चुप रहना चाहिए था, पर नहीं, आप बैल मुझे मार, इसमें भी अपनी बेइज्जती करवा ली कि भाई सलमान खान जो है वो टेरर है, टेररिस्ट है, और उसको तो हम टेरर ग्रुप में ले लेंगे। मैं आपको बताऊं 2022 में पाकिस्तान ने मेरे ऊपर एफआईआर किया था एनएसीटीए पर, नेशनल टेरर एक्ट पर, 2017 का जो उनका है उस पर उन्होंने मुझे मेरे ऊपर 2 एफआईआर किया था, और सेम उसी एक्ट पर उसने कल सलमान खान पर एफआईआर किया है। मुझे समझ नहीं आता। मैं वही समझना चाह रहा था कि भाई जब आप किसी को आतंकी घोषित करते हैं तो कम से कम आपके पास कुछ साक्ष्य होना चाहिए, कुछ सबूत होना चाहिए जिसके ऊपर आप एलिगेशन लगा रहे हैं, उसके खिलाफ कुछ ऐसे कुछ प्रमाण होने चाहिए कि भाई उसने हमारे देश के विरुद्ध कुछ ऐसे घटनाओं में रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ बलूचिस्तान को लेकर के कोई स्टेटमेंट अगर कोई एक्टर दे रहा है तो पाकिस्तान को इतनी मिर्ची लग गई कि वो जो है क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, सीधा आतंकवादी घोषित कर दे रहा है। अच्छा, मैं इस पर कहना चाहूंगी कि अपने अपने देश के भीतर हाफिज सईद उसको टेररिस्ट नहीं दिखता है, उसामा बिन लादेन को रोटी बोटी दे रहा था वो टेररिस्ट नहीं दिखता है, मसूद अजहर टेररिस्ट नहीं दिखता है, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पर सेना चलाई जा रही है, वो उसको टेररिस्ट नहीं दिखता है। नाजिया इलाही खान और सलमान खान टेरर एक्ट में उनके ऊपर एफआईआर होता है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि ये मुसलमानों का नेचर है, चाहे आप भारत के मुसलमान देखो, चाहे आप पाकिस्तान के मुसलमान देखो, जब भी आप कोई इंटेलेक्चुअल बात करोगे, जब भी आप कोई अकल की बात करोगे, तो दूसरा मुसलमान नाराज हो जाता है। और सलमान खान ने बहुत इंटेलेक्चुअल पहली बार और बहुत अकल की बात कही है, और उसने अपने फिल्म इंडस्ट्री की चीजों को इनहांस करने की कोशिश की है। जाहिर सी बात है, वो प्रोडक्शन हाउस चलाता है तो वो अपनी फिल्मों को चाहेगा कि पूरी दुनिया में रिलीज हो, तो उसने एज अ बिजनेसमैन अपना काम किया है। बेनी ह्यूमन का उसका जितना भी आउटलेट है और जितने भी शोरूम्स हैं वो उसका भी प्रचार करता है, हर जगह जाता है, जहां भी जाता है वो बेनी ह्यूमन का टी शर्ट पहन करके जाता है, कोई अरमानी और वर्साचे का टी शर्ट पहन करके नहीं जाता है, तो उसने अपनी बिजनेस को एनहांस किया है। अब ऐसे में बिना किसी तथ्य और सत्य के उसके ऊपर टेरर एक्ट लगा देना, तो और उसको ये कह देना कि तुमको हम पाकिस्तान घुसने नहीं देंगे। मुझे कहा खुद बैठ करके मुल्ला मुनीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भारत में एक मुसलमान लड़की रहती है नाजिया खान, उसको हम पाकिस्तान घुसने नहीं देंगे, तो मैंने पाकिस्तानी चैनल पर ही कहा था कि आ कौन रहा है तेरे यहाँ, और जब मैं आऊंगी ना तो तेरी ही मिलिट्री मुझे प्रोटेक्शन देगी, क्योंकि उस जमीन पर अगर मुझे कुछ होगा तो तू तो खबरिस्तान बन जाएगा। तो ये इतने बेवकूफ हैं कि इनको पता ही नहीं है कि ये क्या बोल रहे हैं। बस हर जगह टांग घुसाने की आदत जो लगी हुई है, वहां पर हर जगह टांग घुसाते रहते हैं, इसके अलावा इनको कुछ नहीं पता, क्योंकि इस्लाम नकल का काम है, अकल का काम ही नहीं है। जी, अच्छा, मैं एक चीज और समझना चाह रहा हूँ नाजिया जी आपसे कि सलमान खान ने जिस तरीके से दिलेरी दिखाई और जिस मुखर अंदाज में सामने आए हैं, और जो तालिबान को लेकर के स्टेटमेंट उन्होंने दिया, और फिर जिस तरीके से बलूचिस्तान को लेकर के उनका रुख रहा है, तो बॉलीवुड के जो बाकी सितारे हैं उनकी चुप्पी क्यों बंधी हुई है इस पूरे मुद्दे पर, जब वो जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ में हिंदुस्तान की इस समय क्या कुछ संबंध किस तरह के बने हुए हैं, इसके अलावा अफगानिस्तान के हिंदुस्तान के साथ में जो घनिष्ठता बढ़ रही है। तो ऐसे अवसर पर, इस तरह के मौके पर, आप किसी भी सेक्टर में काम करते हो, कम से कम अपने देश हित में आपको बोलना ही चाहिए, आपको आवाज उठानी ही चाहिए। यही आपकी भारतीयता को परिभाषित करता है। सलमान खान ने जो बात कही है, बड़ी ही दिलेरी इस बात कही, मैं इसको कह सकता हूँ, दिलेरी शब्द इस्तेमाल कर सकता हूँ। बाकी जो एक्टर्स हैं वो क्यों मौन बैठे हैं, खासतौर से कुछ मुस्लिम एक्टर्स और जो हैं, जो अक्सर किसी न किसी मुद्दे पर बोलते ही रहते हैं, इस मुद्दे पर उनकी चुप्पी क्यों बंधी हुई है? देखिए राम जी, मुसलमान का कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता। सबसे पहले ये समझ लीजिए, हम 72 फिरके में एक दूसरे को काट मार कर सकते हैं। दूसरी बात है कि कैसे आमिर खान कैसे बोलेगा, क्योंकि उसके संबंध तो पाकिस्तान के आतंकवादी मौलाना तारिक जमील से बहुत अच्छे रिलेशन है, बैठ करके वार्तालाप करता है, बैठ करके बातचीत करता है, क्योंकि पाकिस्तान जाएगा तो शक की सुई पर आ जाएगा। तो इन लोगों का जो पंचायती बैठता है, इन लोगों की जो टीम बैठती है, आमिर खान और आतंकी मौलाना मुफ्ती तारिक जमील की और मुफ्ती तारिक मसूद की, वो आबू धाबी में बैठती है, दुबई में बैठती है इन लोगों की पंचायती, आमिर खान की। दूसरा कि शाहरुख खान बहुत न्यूट्रल रहना चाहता है, वो अपने फिल्म का प्रमोशन करता है, तुरंत उम्रा करने चला जाता है और फिर तुरंत मंदिर में जाकर के माथा टेक लेता है। तो शाहरुख खान बहुत न्यूट्रल रहता है, जब वो देखता है कि सब कुछ अच्छे में चल रहा है, तब फिर वो बीच में कूद करके बादशाह खान होने का वो पूरा क्रेडिट लेकर के चला जाता है। सलमान खान
बहुत बड़ी जिहादी मानसिकता का है, लेकिन सलमान खान एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और बहुत स्ट्रैटेजिकली वो अपने बिजनेस को एनहांस करता है, इस बात से दो राय नहीं रखनी चाहिए। सलमान खान को इस बार ईद में जब उसकी मूवी आई थी, तो और जो मूवी बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल नहीं चल पाई, और इतने केसेस, उसमें से एक केस तो मैंने भी किया था कलकत्ता हाई कोर्ट में। तो ये सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए सलमान खान को एक चीज समझ में आ गई है कि 22 करोड़ में से 10 करोड़ मुसलमान अगर उस सलमान खान की मूवी देखते हैं, तो उसका प्रोडक्शन हाउस ठप बैठ जाएगा, ताला लग जाएगा। इसलिए 120 करोड़ को आकर्षित करना ही पड़ेगा, 120 करोड़ को अपनी तरफ लेकर कन्विंस करके लाना ही पड़ेगा, और इसलिए सलमान खान ने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया है और अपनी जिहादी मेंटालिटी को कहीं ना कहीं बेटर करने की और उसको वैनिश करके एक भारतीय नागरिक होने का सबूत देने के लिए उसने उस मंच पर, उस प्लेटफॉर्म का भरपूर फायदा उठाया और उसने सबसे वाइटल और सबसे फायर बात कही कि ब्लोच अलग देश है। उसको पता था, उसके कंटेंट राइटर को पता था कि ब्लोच अलग देश सलमान खान जैसे ही बोलेगा ये एक्सक्लूसिव न्यूज बनेगा, और बना। बिल्कुल। अब आती है, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि अमिताभ बच्चन की बात आती है, तो अमिताभ बच्चन तो हमेशा से बाबरी परिवार के रहे हैं। अमिताभ बच्चन की जो वाइफ है वो तो हमेशा हिंदुत्व के खिलाफ रही हैं, वो तो जनता से घिन करती हैं, वो तो मीडिया से घिन करती हैं। आप अगर बूम लेकर जाएंगे, कैमरा लेकर जाएंगे, तो आपके कैमरामैन को वो झाड़ देती हैं, बेइज्जत कर देती हैं। अब नाम तो बलोच ने ले लिया, लेकिन बलोच को ये नहीं पता ना कि इनकी मानसिकता कैसी है, इनको हम कैसे झेलते हैं, या हमारे देश की जनता कैसे झेलती है, हमारे देश के प्रेस और मीडिया कैसे झेलते हैं, ये तो उनको पता नहीं है बेचारों को। वो तो दूर दूर से अच्छा अच्छा देख रहे हैं। अब आप माधुरी दीक्षित कुछ नहीं है, ना वो अच्छा बोल सकती है ना वो बुरा बोल सकती है, वो सिर्फ एक्टिंग कर सकती है। तो उसको बुलाया जाएगा, वो चली भी जाएगी, वो मुस्कुरा करके आ भी जाएगी, और 2 दिन वो टीवी पर छाई भी रहेगी। तो वो फिर भी तालिबान ने फिर भी उनको ब्रांड एम्बेसडर अपनी तरफ से घोषित किया है। जी। हाँ, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर हर ना, कि धक धक करने लगा से सीधा ब्लोच की ब्रांड एम्बेसडर बन जाएगी, तो इट्स अ गुड अचीवमेंट फॉर हर। तो उसकी खुद की कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, जैसे हम लोग महिला हैं, हम लोग पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में अपनी सोच से, अपने स्टडी से, अपने रिसर्च से जाने और माने जाते हैं, लेकिन माधुरी दीक्षित धक धक करने से जानी जाती है और मानी जाती है। तो वो मोम की गुड़िया बन करके जाएगी और वहां पर वो इज्जत लेकर के चली आएगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा इनिशिएट सलमान खान ने किया है, और बहुत अच्छी बात उसने एक अच्छे प्लेटफॉर्म का फायदा उठाते हुए कहा है, जिसमें भारत की संस्कृति, संस्कार, सभ्यता और बॉलीवुड का भी एनहांस होगा एक इस्लामिक कंट्री में, और साथ साथ उसका जो प्रोडक्शन हाउस है वो भी चलेगा। बिल्कुल। और जो गतिरोध इस समय दिखाई दे रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने जो है अपनी दोहरी चाल फिर से चलने की कोशिश की है। एक तरफ तुर्की पहुंचते हैं, वहां इस्तांबुल में शांति की वार्ता को आगे बढ़ाते हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो सेना है वो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग करती है, और फायरिंग भी छोटी मोटी नहीं बल्कि युद्ध स्तर की फायरिंग होती है, जिसमें 25 तालिबानी लड़ाके मारे जाते हैं। तो यहाँ पर जो है पाकिस्तान दुनिया को दिखा रहा है कि वो क्या है, लेकिन इतना मासूम भी नहीं कि उसको पता नहीं हो कि वो क्या कर रहा है। क्या उसके पीछे कोई और है जो ट्रिगर कर रहा है इसको? आप भी सोचिए, और आप क्या सोचते हैं वो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तालिबान यहाँ पर बिल्कुल अटैकिंग मोड में है। उसने ये भी जता दिया है कि अगर पाकिस्तान जो है कुछ हिमाकत करता है तो उसको उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तालिबान ने जता दिया है कि जो खंजर हमको दिखाते हो तुम, उसी खंजर से लिख देंगे मुकद्दर तुम्हारा। शायद पाकिस्तान को ये बातें अभी समझ में नहीं आ रही, लेकिन अगर वो जंग की स्थिति में आता है तो तालिबान दिखाएगा कि वो क्या दमखम रखता है। फिलहाल नाजिया खान हमारे साथ बनी हुई थी, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव। और जो दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं, लगातार बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।